अस्सलाम वालेकुम, आई एम समर शाहीन। पिछला टॉपिक हम लोगों ने जो डिस्कस किया फाइलम एनालिडा, फिर फाइलम मोलस्का, अब फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है? हम अपनी डेली लाइफ में फाइलम आर्थ्रोपोडा के बहुत सारे मेंबर्स को देखते हैं, जैसा कि काकरोच, इंसेक्ट्स, फ्लाइज, मॉस्किटोस, ये सारे जो है वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इनके बारे में ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ये एनालिडा से मिलते जुलते हैं। क्यों मिलते जुलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। लेकिन एनालिडा में हमने बात की थी कि उनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। तमाम बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जबकि आर्थ्रोपोडा में सिर्फ बॉडी के 3 सेगमेंट्स होंगे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसलिए ये सेगमेंट्स तो मौजूद होने की वजह से हम कहते हैं कि ये रिजेंबल करते हैं फाइलम एनालिडा से। तो ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। फाइलम एनालिडा रिजेंबल टू आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या फिर इंसेक्टा। तो आप लोग बताएंगे आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मीन जॉइंट्स, पोडा मीन बेरिंग। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉइंटेड उनकी बॉडी होती है और जॉइंटेड उनकी लेग्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग कर रहे हैं। आर्थ्रो मीन जॉइंट्स एंड पोडा मीन लेग्स। जॉइंटेड लेग्स होंगी इनमें, आप देख रहे हैं इनके लेग्स में जॉइंट्स मौजूद हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा कहलाते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या होती हैं? जॉइंट अपेंडिजेस पाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि लेग्स हैं वो इनको चलने में मदद करती हैं, इनके विंग्स उड़ने में मदद करते हैं, इनके हेड पे एंटीना मौजूद है, वो क्या करवाते हैं? वो इनको सेंसेशन में हेल्प आउट करवाते हैं। इनके सेंस ऑर्गन है एंटीना। ठीक है, तो ये हैं इनके पेयर्ड अपेंडिजेस, जॉइंट अपेंडिजेस जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बॉडी इनके सेगमेंटेड होती है। 3 सेगमेंट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये तीनों आपस में अटैच होते हैं क्यूटिकल से। क्यूटिकल क्या है? थिन और फ्लेक्सिबल क्यूटिकल इनकी बॉडी के ऊपर पाई जाती है, जो इन तीनों सेगमेंट्स को इकट्ठा करती है। अब इनकी ओरिजिन हम देखते हैं। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एनालिड और आर्थ्रोपोड कॉमन ओरिजिन है इनकी। एनालिड और आर्थ्रोपोड की कॉमन ओरिजिन है। वो कैसे? जैसे हम कह दें कि इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी? इनकी बॉडी, आर्थ्रोपोडा और एनालिडा दोनों की बॉडी सेगमेंटेड है, दोनों सेगमेंटेड फॉर्म है, दोनों में जॉइंट अपेंडिजेस पाए जाते हैं और दोनों में क्यूटिकल पाई जाती हैं, एनालिडा में भी और आर्थ्रोपोडा में भी, जिसकी वजह से ये बिलीव किया जाता है कि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा कॉमन ओरिजिन से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद इनका हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट कैसा होता है? ये हर तरह के हैबिटेट में रह लेते हैं। ये पानी में भी रह लेते हैं, खुश्की में भी रह लेते हैं। जैसे कि फ्लाइज, मॉस्किटोस, ये पानी में भी रह रहे, मॉस्किटो पानी में भी रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं और ये खुश्की में उड़ रहे होते हैं। इनके अपेंडिजेस ऐसे होते हैं, इनके फ्लाइज होती हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनके लेग्स होती हैं जिनकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा इनमें एवोल्यूशन हुई हुई है। इनमें जॉइंट्स अपेंडिजेस पाए जाते हैं। ये हर तरह के हैबिटेट में रह लेते हैं, साल्टी वाटर, फ्रेश वाटर, मेरीन, उसके अलावा लैंड, हर तरह के हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं। इनके स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। ठीक है, कुछ वॉर्म लाइक होते हैं, जैसा कि बटरफ्लाई का हम लार्वा देख लेते हैं तो वॉर्म लाइक होता है, बाद में वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि मॉस्किटो बहुत छोटा है, और उसके अलावा जो है बटरफ्लाई वो बड़ी हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ चलने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं। लेकिन इनकी बॉडी, हम इनको आर्थ्रोपोड क्यों कहते हैं? इनकी बॉडी 3 सेगमेंट्स में मुश्तमिल होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनमें वाटरप्रूफ क्यूटिकल पाई जाती है। इनकी बॉडी की गिट क्या होगी? वाटरप्रूफ क्यूटिकल होती है। अब अगर इनकी सिलोम की बात करते हैं, ये सिलोमेट है, लेकिन इनकी सिलोम रिड्यूस है क्योंकि इन्होंने अपनी बॉडी को लाइट वेट रखना है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी रिड्यूस हो गई है सिलोम, और इनमें ज़्यादातर ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो गई है। सॉरी, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट हो गई है, हीमोसील बना दिया सिलोम ने। हीम होता है ब्लड, सील सिलोम, तो सिलोम और ब्लड वेसल से मिलके हीमोसील्स बना दिए हैं। इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो इनके एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होती हैं, माउथ और एनस। 2 ओपनिंग है, माउथ और एनस। माउथ क्या करता है? इसको फूड को टेकन में हेल्प आउट करवाते हैं और एनस फीसेस रिमूवल में हेल्प आउट करवाते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं लेस शॉर्टेज ऑफ वाटर में जो रहते हैं, जो ज़्यादातर
लैंड में सर्वाइव करते हैं। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं तो इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोगों ने सबके याद रखने हैं। मुलस्का में हम लोगों ने कहा कि उनमें एनालिडा में हमने कहा कि उनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। इसी तरह ये जो आर्थ्रोपोडा है इनमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को खारिज करता है यूरिक एसिड की फॉर्म में। यूरिक एसिड बर्ड्स और इंसेक्ट्स यूरिक एसिड खारिज करते हैं। यूरिक एसिड को एक्सपेल करने के लिए बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है बनिस्बत यूरिया और अमोनिया के। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड चाहिए होता है 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, जबकि 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए होता है और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए 1 ml वाटर चाहिए होता है। तो इसको बहुत कम वाटर चाहिए होता है इन एनिमल्स को, इसलिए ये खुश्की पे सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा इनका नर्वस सिस्टम देख लें तो नर्वस सिस्टम इनका वेल डिवेलप होता है। इनमें एंटीना पाए जाते हैं, गैंग्लिया पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम पाया जाता है। तो हाईली डिवेलप इनका नर्वस सिस्टम है, पेयर्ड गैंग्लिया और नर्व पाए जाते हैं और इनमें डबल नर्व कॉर्ड मौजूद होती है जो लॉन्गिट्यूडनली इनकी बॉडी में रन करती है। इनके सेंसरी ऑर्गन्स देखते हैं तो सेंसरी ऑर्गन्स इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। आइज इनकी कंपाउंड्स होती हैं, एक से ज़ायद इनमें लेंस पाए जाते हैं। इनकी आइज में कंपाउंड आइज होंगी और उसके अलावा इनके हेड पे एंटीना मौजूद होते हैं जो सेंस करने में इनको लोकेशन को डिटरमाइन करने में इनकी हेल्प आउट करवाते हैं। अब इनका रेस्पायरेटरी सिस्टम देखते हैं तो रेस्पायरेटरी सिस्टम इनका वेल डिवेलप होता है। इनमें स्पेशलाइज्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है जो कि ट्रैकिया पे मुश्तमिल होता है, इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं। एक्सटेंसिव ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है इनके रेस्पायरेटरी सिस्टम में। इनमें ट्यूब्स होती हैं जिनको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया गैसेस एक्सचेंज में इनकी हेल्प आउट करते हैं। अब इनमें ये देखें ये ट्रैक्यूल्स हैं, ट्रैक्यूल्स अंदर इंटर हो रहे हैं ट्रैकिया में, ट्रैकिया और फिर स्पाइरिकल्स हैं, एयर सैक्स हैं। एयर इंटर होती है ट्रैकिया से और स्पाइरिकल्स से एयर होती हैं। इसके जो है 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं इनकी बॉडी में, 10 स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट 4 स्पाइरिकल्स और 6 स्पाइरिकल्स मिल के क्या करते हैं, इनमें गैसेस एक्सचेंज में हेल्प आउट करवाते हैं। इनमें जो मेन ट्यूब है वो एक्सक्रीटरी एक्सटीरियर थ्रू ओपनिंग इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स। इनमें क्या होती है, जो मेन ओपनिंग है वो ओपन आउट हो जाती है स्पाइरिकल्स के थ्रू और गैसेस को एक्सपेल आउट करवाती है। अब इनका रेस्पायरेटरी सिस्टम देखते हैं तो रेस्पायरेटरी सिस्टम जो एक्वेटिक जो वो पिछला जो हम लोगों ने ट्रैकियल सिस्टम की बात की वो लैंड आर्थ्रोपोड्स के लिए है जो कि खुश्की में रहते हैं जैसा कि कॉकरोच और फ्लाइज वगैरह। लेकिन अगर ये जो पानी में रहते हैं उनका रेस्पायरेटरी सिस्टम देखते हैं तो वो गिल्स पे मुश्तमिल होता है। गिल्स से ये रेस्पायर करते हैं क्योंकि इन्होंने वाटर से ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इनमें गिल्स पाए जाते हैं। अब इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं तो इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। इनमें प्रीमेटिव वेस्कुलर वेसल्स भी पाई जाती हैं, हार्ट भी प्रीमेटिव होता है, लेकिन इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ओपन है। इनका सारा का सारा फ्लूइड इनकी बॉडी में ओपन ही फ्लो कर रहा होता है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। अब इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, हमारे ब्लड जैसा नहीं होता रेड। अगर आप कॉकरोच को मारें या मक्खी वगैरह को मारें तो उसमें वाइट कलर का लिक्विड बाहर आता है, तो वो उनका ब्लड होता है वाइट। वो उसको हम बोलते हैं हीमो लिम्फ। अपने हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन में रेड आयरन प्रोटीन की मौजूदगी की वजह से ब्लड आरबीसीज और हीमोग्लोबिन की मौजूदगी की वजह से आरबीसीज का कलर रेड होता है। जबकि इंसेक्ट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होती जिसकी वजह से उनका ब्लड वाइट होता है जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो ये आपने डिस्टिंग्विश डिफरेंस इनका याद रखना है और ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब इनका स्केलेटन देखें तो इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इनमें एंडोस्केलेटन नहीं होता है। एक्सोस्केलेटन होता है बॉडी के आउटसाइड मौजूद होता है, क्यूटिकल होगी जो इनकी प्रोटेक्शन करती है। आप कॉकरोच को सीधा मारें तो वो नहीं सीधा करके मारे तो वो नहीं मरता, जब आप उसको उल्टा करके मारते हो तो इजीली मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गेट उसके आउटर सरफेस पे क्यूटिकल पाई जाती है जिसको एक्सोस्केलेटन का जो रोल प्ले करती है, जो उसके इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन को सेफ बनाती है। वो आउटर सरफेस पे पाई जाती है, लोअर सरफेस पे भी होती है लेकिन थिन क्यूटिकल होती है। तो एक्सोस्केलेटन जो है वो इनकी प्रोटेक्शन करता है। इनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इनमें एंडोस्केलेटन नहीं होता। एक्सोस्केलेटन अगर इनमें एंडोस्केलेटन हो तो इनका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इनमें एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, इनका वेट कम है, लाइट वेट है ये।
और इनका जो स्केलेटन है वो काइटन से मिलके बनता है। कॉकरोच ऊपर से सख्त नजर आ रहे होते हैं, रेड उनकी जो कवरिंग है वो काइटन से मिलके बनती है, जो इनकी बॉडी को लाइट वेट बनाती है, इनको उड़ने में मदद देती है। अब इनके लोकोमोशन देखते हैं तो लोकोमोशन भी इनकी डिफरेंट होती है। कुछ जो है वो बहुत तेजी से उड़ते हैं, चलते भी हैं, कुछ दौड़ते हैं। जैसा कि स्कॉर्पियन को हम देख लेते हैं तो वो चल रहे होते हैं बहुत तेज। कुछ इसमें ज्यादातर उड़ते हैं, वो स्विफ्ट और एक्टिव मूवमेंट शो करती हैं, जैसे फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं और हनी बीज हैं। वो क्या करती हैं, स्विफ्ट मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट होती है इनकी। कुछ स्विम करती हैं, क्रॉल करती हैं और फ्लाई करती हैं। वो इनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है वो किस तरह के हैबिटेट में रह रहे हैं। इनका ऑर्गन ऑफ जो लोकोमोशन है, वो जो चल रहे हैं उनमें लेग्स होती हैं, जो उड़ते हैं उनमें पेयर विंग्स मौजूद होते हैं। पेयर्ड विंग्स और पेयर्ड अपेंडिजेस इनमें मौजूद होते हैं, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प आउट करवाती हैं। इनके सेक्स डिफरेंट होंगे, एग और स्पर्म प्रोडक्शन होती है। उसके अलावा मेटामॉर्फोसिस, ये मेटामॉर्फोसिस शो करती हैं। मेटामॉर्फोसिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मेटामॉर्फोसिस द एब्रप्ट चेंजिंग ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर, जो एकदम से चेंजिंग आ जाती है फॉर्म और स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एनिमल मेटामॉर्फोसिस करते हैं। अक्सर एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस होती है, एब्रप्ट चेंजिंग होती है। एग से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। अब दो तरह की मेटामॉर्फोसिस होती हैं, एक होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ऐसी मेटामॉर्फोसिस जो कि 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल हो, 3 या 4 स्टेजेस पे मुश्तमिल हो, उसे कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो 2 तक इसमें होंगी, 2 स्टेजेस पे मुश्तमिल होगी, इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है उसमें जो लार्वा है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है एडल्ट से, तो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होती हैं स्टेजेस। आप देखें, एग, एग से बना लार्वा जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट। अब आप देख सकते हैं कैटरपिलर और एडल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम कैटरपिलर को देख के ये नहीं कह सकते कि बटरफ्लाई है, फिर वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा बटरफ्लाई में, और बटरफ्लाई बिल्कुल डिफरेंट है कैटरपिलर से। तो ये 3 स्टेजेस में काम कंप्लीट हुआ, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ऐसी मेटामॉर्फोसिस जिसमें 2 स्टेजेस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें क्या होता है, लार्वा रिजेंबल कर रहा होता है अपने एडल्ट जैसा। हम लार्वा को देख के बता सकते हैं कि वो किसका है, वो लार्वा है। एडल्ट इसका कैसा होगा, एडल्ट जैसे सेम होते हैं वो, इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें क्या होता है, एग से निम्फ बनता है, निम्फ को हम इंस्टार भी बोल सकते हैं, और इंस्टार से क्या बनता है, एडल्ट बनता है। अब ये देखें, यहाँ पे एग है, एग से बना निम्फ, फर्स्ट निम्फ, सेकंड निम्फ और थर्ड निम्फ। मतलब वो निम्फ ही साइज में बड़ा होता गया और उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, और इसको देखने से पता लग रहा है ये मिली बग का है, ये दिखाया गया। तो ये कहलाती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें जो लार्वा है वो बिल्कुल सेम होता है अपने एडल्ट जैसा। उसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ तो बहुत फ़ायदेमंद है, जैसा कि सिल्क वर्म और हनी बी इंसानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ होते हैं, कुछ इनमें से डिजीज काज करते हैं, इनमें ज़्यादातर डिजीज काज करते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज, फ्लाइज डिजीजेस का बाइस बनती हैं। उसके अलावा वार स्टार्ट हो जाती है बिटवीन मैन एंड आर्थ्रोपोड फॉर फूड। फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड भी प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स के लीव्स पे, और ह्यूमन भी डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर। तो फिर अगर आर्थ्रोपोड उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो ह्यूमन को फूड की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे हम कहते हैं लुकेस्टस का अटैक हुआ पिछले साल मिलियंस ऑफ क्रॉप्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई, कई ममालिक में फूड शॉर्टेज हुई। क्यों? क्योंकि लोकेस्टस ने क्या किया, क्रॉप्स को डैमेज कर दिया। जब क्रॉप्स डैमेज हुई तो ह्यूमन में क्या हुआ, फूड नहीं मिली ह्यूमन को मिलने के लिए, खाने के लिए, तो इसमें क्या हुआ, फूड शॉर्टेज का उन्हें सामना करना पड़ा। तो वार स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉस काज करती हैं, बहुत सारी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं आर्थ्रोपोड्स ज़्यादातर। जैसे कि लुकेस्टस की एग्जांपल लेते हैं तो लुकेस्टस ने बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को डैमेज किया। तो ये क्या करती हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस होता है। अब हार्मफुल इंसेक्ट्स देख लेते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट्स में आ जाते हैं वो जो डिजीजेस काज करते हैं, जैसा कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये मच्छर काज करते हैं, मॉस्किटो की वजह से अक्सर ह्यूमन को डेंगू और मलेरिया हो जाता है। उसके अलावा मक्खियाँ टाइफाइड काज करती हैं, हेपेटाइटिस डिजीजेस के स्प्रेड होने का बायस बनती हैं।
तो ये प्लाज्मोडियम, मलेरिया और मुख्तलिफ डिजीजेस का बायस बनती हैं। फ्लाइज, मॉस्किटो, लाइसिस, फ्लियाज और फ्लाइज जो है वो क्या करती हैं, मुख्तलिफ डिजीजेस काज करती हैं। इसके अलावा स्लीपिंग सिकनेस डिजीजेस भी काज करती हैं कुछ आर्थ्रोपोड्स, जैसा कि ट्रैपेनसोमा एक मक्खी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ट्रैपेनसोमा अफ्रीकन फ्लाई है, अफ्रीका के लोगों में ये स्लीपिंग सिकनेस काज करती है। अगर ये किसी इंसान को बाइट करती है तो वो पर्सन सो नहीं सकता, उसको मुसलसल पेन होती है, ये स्लीपिंग सिकनेस का बायस बनती है, ट्रैपेनसोमा। तो ये जो उसके अलावा जो कॉमन फ्लाइज हैं, जो घरों में फ्लाइज पाई जाती हैं, वो मुख्तलिफ डिजीजेस को स्प्रेड करने का बायस बनती हैं। अगर ह्यूमन उनकी कंटेमिनेटेड फूड खा लेता है, कोई ओपन आप पड़ी हुई है फूड और उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो मक्खियाँ क्या करती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती हैं, जैसा कि कोलेरा, हैजा जिसको बोलते हैं, हेपाटाइटिस, टाइफाइड और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो कि कंटेजिनस होती हैं, उनके स्प्रेड का बायस बनती है कॉमन फ्लाइज। उसके अलावा हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, क्रॉप के लिए भी क्या है, हार्मफुल होती हैं। हार्मफुल कैसे होती हैं क्रॉप्स के लिए? उसके अलावा इंसेक्ट्स कैसे हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, किस तरह क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं इंसेक्ट्स, ये सबको पता है। लुकेस्टस और मुख्तलिफ फ्लाइज, मुख्तलिफ आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं, एग ले कर देते हैं लीव्स के ऊपर, जिसकी वजह से प्लांट या पूरी की पूरी क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स एग ले कर देती हैं फ्रूट के अंदर, जैसे कि गावा के अंदर और ब्रिंजल बैंगन के अंदर छोटे छोटे कीड़े प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं, वो खुराक खाने के काबिल नहीं रहती। इंसेक्ट क्या करते हैं, ले एग ऑन द फ्रूट एंड अदर कॉमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, मेज, कॉटन एंड वेजिटेबल। एक तो ये एग ले कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो सारी की सारी जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। नंबर 2 पे जब एग्स में से लार्वा रिलीज होगा, तो वो लार्वा क्या करेगा, वो फ्रूट्स को अंदर से डैमेज करना शुरू कर देगा, वो फ्रूट्स इस काबिल नहीं रहेगा कि उसको ह्यूमन फूड के तौर पे यूज कर सके। तो इससे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं लार्वा जब एग में से रिलीज होता है। उसके अलावा लोकेस्टस बेस्ट एग्जाम्पल है। लोकेस्टस टिड्डी दल क्या करते हैं, ये एक ग्रुप की फॉर्म में मूव करती हैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड में, और पूरी की पूरी क्रॉप्स को ये डैमेज कर देती हैं। ज़्यादातर ये पिछले साल अटैक हुआ है इनका, लोकेस्टस का, पाकिस्तान में और उसके अलावा इंडिया में और अफ्रीका में मुख्तलिफ जो है ना, इन्होंने क्रॉप्स को डैमेज किया, जिसकी वजह से ह्यूमन्स को फूड शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। अब इसमें बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी होते हैं, वो जो फ़ायदेमंद होते हैं, सारे ही आर्थ्रोपोड नुकसानदा नहीं होते, इसमें से कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं। जैसा कि कुछ इंसेक्ट्स हैं वो हनी बी, जैसा कि हनी बी हनी प्रोड्यूस करने के लिए, और सिल्क वर्म सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए, और वैक्स प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हनी, सिल्क और वैक्स हासिल की जाती हैं आर्थ्रोपोड से। कुछ इंसेक्ट्स प्रीडेटर के तौर पे काम करते हैं कि दूसरे इंसेक्ट्स को, छोटे इंसेक्ट्स को फूड के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स की जो फूड चेन है वो मेंटेन रहती है। ये फूड चेन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा सम इंसेक्ट्स स्कैवेंजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट को फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, जिससे ये डिकम्पोजिशन करवाते हैं और पोल्यूशन को कम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, डेड एनिमल्स और वेजिटेबल को फूड के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम होती है। उसके अलावा इंसेक्ट लार्वा जो है वो फिशेज अपनी फूड में यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से फूड चेन मेंटेन रहती है। इंसेक्ट लार्वा को फिशेज अपनी फूड चेन में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें से कुछ इंजाइम्स, हार्मोन्स, उसके अलावा उनमें से वैक्स, हनी बी का हनी क्या करते हैं, मुख्तलिफ डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स के बेनिफिट्स भी हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, तो इनको आप लोगों ने शार्ट क्वेश्चन में याद रखना है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये था फाइलम आर्थ्रोपोडा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडिजेस वाले एनिमल्स को बोलते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।